निकाह होने के बाद क्या किसी एक मिसाल है, जैसे नॉर्मली निकाह होता है तो उसमें वो लिखते हैं 1000 रुपया अदा कर दिया जाएगा, अगर 5-6 साल बाद बीवी चाहे कि वो कोई हक में लिखवाना तो उसमें ऐड करवा सकती है। वो दोनों अपने जो है म्यूचुअल एग्रीमेंट से कर सकते हैं, म्यूचुअल एग्रीमेंट से वो चेंज कर सकते हैं। ये जजमेंट है, ये आप कोई एक बंदा ले रहे बाकी को वोट दे रहे। ये भाई साइटेशन बता दें। PND 2015 का हो पेज 405। PND 2015 लाहौर 405 है। ये कोई सवाल ये फैमिली लॉ के हवाले से वो मैंने बताया ना कि म्यूचुअल कंसेंट के साथ डबल अमाउंट तो आप चेंज कर सकते हैं, उस एग्रीमेंट पे आप लेके आ सकते हैं। अगर पुराने नकानामे हैं जो जब फिल करने का नीति पे तो उसके अंदर किसी ने ऐड किया है, क्या रेमेडी अवेलेबल है? अगर तो वो आप उस एंट्री से रीड हैं, आप कहते हैं कि ये एंट्री गलत हुई है, तो फिर जो 15 में एक अमेंडमेंट हुई थी ना, 15 में 2015 फैमिली जो शेड्यूल चेंज हुआ था, उसके अंदर उन्होंने कहा कि एनी अदर मैटर अराइजिंग आउट फ्रॉम द निकाहनामा वो भी फैमिली कोर्ट सुनेंगे। फैमिली कोर्ट में आप उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर करवा सकते हैं। पहले उससे पहले सिविल कोर्ट जाना पड़ता है। ठीक है, आप ये देखें, आपसे वो सवाल पूछ लेता है कि हकमैर उसमें नहीं लिखा हुआ निकाहनामे में कि पे नहीं हुआ, उसमें ये लिखा हुआ है कि पे नहीं हुआ। वाइफ कहती है कि मुझे नहीं मिला, हस्बैंड कहता है कि मैंने दे दिया था। उन्हें किस पे होगा? कौन साबित करेगा कि जो डिनाई करेगा उसमें जो कह रहा है मैंने दे दिया वो साबित करेगा। किस ऑफिस में? ये पीछे वाली लाइन वाले नहीं बोल रहे, आप आगे आ जाओ, बर्डन शिफ्ट हो गया ना, आगे आ जाओ। सर थोड़ा सा है तो वैसे मेरे केस के रिलेटेड, लेकिन थोड़ा फैमिली लॉ से बड़ा निकल जाता है क्वेश्चन। कुछ दिन पहले मैंने एक डाइवोर्स सर्टिफिकेट भेजा बाहर, तो उन्होंने बोला कि ये जो ऊपर नेशनैलिटी लड़की की लिखी है वो पाकिस्तानी लिखी है, हालांकि वो ब्रिटिश नेशनल भी है, तो पासपोर्ट भी वो ब्रिटिश नेशनैलिटी का रखता है। तो वो कह रहे हैं कि उधर प्रॉब्लम होगी कि इसकी नेशनैलिटी पाकिस्तानी क्यों है। तो सर जब यहाँ से लेंगे तो डॉक्यूमेंट के ऊपर पाकिस्तानी नेशनलिटी आएगी, तो क्या हम उसमें अमेंडमेंट करवा इसमें दें? ना एक केस ला है कि अगर तो दोनों की शादी बाहर हुई है, दोनों बाहर ही रह रहे हैं, तो फिर जो डाइवोर्स की प्रोसीडिंग वो एम्बेसी में चलेगी, वो यहाँ पर तो नहीं चल सकती। जो काज ऑफ एक्शन लड़ाई होती है, काज ऑफ एक्शन कैसे रखा, मेरा सब्जेक्ट तो नहीं है फैमिली जो एक्ट है 1964 का, लेकिन मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ, बताएं मुझे जो है फैमिली कोर्ट एक्ट है उसकी आप जुरिडिक्शन कैसे ज्यूम करते हैं? जुरिडिक्शन आप फैमिली को आप यहाँ पे लिख देते ना, हाल मुकीम फलां फलां, बीबी जम्मू कश्मीर के होते हैं, हाल मुकीम लिख के करते हैं जिस साल को ये रूल 6 बी है, रूल 6 बी। वो कहता है कि where the cause of action wholly or partly arise or parties ordinarily reside last together। अब last together क्या है? देखिए, अब अगर वो किसी अरसे में वो सियालकोट में दोनों इकट्ठे रहे हैं, टुगेदर मीन्स इकट्ठे रहे हैं, तो फिर सियालकोट की फैमिली कोर्ट को जुरिडिक्शन होगी। इस पर मैं आपको केस ला लीडिंग केस लाया, और ये भी मैं बता दूं कि ये मैंने अपने केस में दिया। मेरा यहाँ पे मैं डिफेंडेंट साइड से था, वो एक कस्टडी पिटीशन थी, कस्टडी पिटीशन थी, तो उसमें वाइफ जो है वो बच्चा रह रहा था तहसील कसूर में, तो उसने इधर सियालकोट में कर दी पिटीशन। मैंने ऑब्जेक्शन रेज किया कि टेरिटोरियल जुरिडिक्शन नहीं है कोर्ट को, तो वो वकील साहब ने केस ला दिया 2011 CLC 146, ये भी पढ़ लीजिएगा। तो मेरे अपोनेंट कौंसल थे, उन्होंने केस ला दिया 2011 CLC 146।
ये उमरता बदियार साहब का है। उन्होंने कहा नहीं, बीबी की चॉइस है, जिधर वो दिल जाए कर सकती है। अब इत्तेफाक की बात यह है कि किसी केस में जो गरीब पार्टी थी, लूजिंग जो पार्टी थी, वो सुप्रीम कोर्ट चली गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने PND 2012 सुप्रीम कोर्ट पे 66 ये थी 2012 PND 2012 सुप्रीम कोर्ट पेज है 66 मियां साहब के साथ साथ हाँ, इस जजमेंट में उन्होंने कहा कि नहीं, जो रूल 6B है ना, 65 के रिपोर्ट का, उसके तहत ही वो होगी जुडिशन। ये नहीं हो सकता जिधर दिल चाहे वो जाके कर ले। तो या तो वो दोनों इकट्ठे रह रहे हों। हाँ, 2 दावे हो सकते हैं वो आरजी रिहाइश के, 2 दावे हो सकते हैं। मैडम के अलावा कोई बताए 2 दावे हो सकते हैं टेम्परेरी रेजिडेंस पे, आपने निकाला। हाँ, दूसरा खुला तो हो सकता है, मैंने आपने दुरुस्त बताया। आपकी लाइन में से ही तो बताएगा। रिकवरी ऑफ डावर जो है डावर अमाउंट, रिकवरी ऑफ डावर अमाउंट हकमैर और खुला का दावा टेम्परेरी रेजिडेंस पे हो सकता है। बाकी या आप ये कर सकते हैं, क्या एक और हल दिया इसमें। ये सवाल देखें, ऑब्वियसली पेपर में उन्होंने प्रोपोजिशन बेस्ड है ना आपका पेपर, तो वो कहेगा कि बीबी ने दावा दायर कर दिया जी, दावा कंसिक्वेंट का व मेंटेनेंस लॉस खर्चा व वापसी सामान दे। तो आप बताएंगे क्या वो रह रही है गुजरांवाला, दावा दायर करके से आपको, क्या उसके पास उसने सही किया? आप जनाब अच्छा, आप कहते हैं कि नहीं हाथ बैन करके मैंने कहा कि वो कंसीहेंट का खर्चा डाबरी आर्टिकल बस, आप कहते हैं कि कंसीहेंट का अगर चल सकता है बाकी नहीं चलेगा। कौन कौन इनसे इत्तेफाक करता है? जो इनकी बात से मुतफिक है वो हाथ खड़ा, जो नहीं वो बताएं कि नहीं। आप नहीं बताएंगे मैडम, मैडम के अलावा भी तो बोल रहे हैं। सर उसमें क्या ऑप्शन देगा, कोड है उसको जो है उसको कहते हैं जेंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। ठीक है, आप डिस्ट्रीब्यूशन के साथ बाकी क्लेम भी मांग सकते हैं टेम्परेरी रेजिडेंस, ठीक है, उसके इंडिपेंडेंट ही मांग सकते हैं। अब ये आपने केस का जो है ना, ये जेन में रखना है। जब हमारे डिपार्टमेंटल एग्जाम हुए तो उनमें यही चीज़ पूछी गई, प्रोपोजिशन पूछी। आपने जब सिलेक्ट होना है, सिलेक्ट होने के बाद भी आपको पेपर देना चाहिए, वो पेपर क्लियर करने फिर आपकी कंफर्मेशन होगी, ठीक है। इसके अलावा कुछ सवाल? ये जो फैमिली कोड एक्ट है उसके तहत रूल्स बने थे 1965 में, उसका रूल 6B है, 2B है या B है, 2B है कि B? हाँ, 6A। इसके अलावा किसी का सवाल है फैमिली के बारे में? अगर यूनियन कौंसिल का निकालना में भी कॉपी प्रोवाइड नहीं करते ऑन डिमांड, तो उसके लिए रहने के आप एप्लीकेशन दे सकते हैं उसको। एक राइट टू इंफॉर्मेशन एक एक्ट पास हुआ, राइट टू इंफॉर्मेशन, आर्टिकल में उसको वो तो आप कोई भी कॉपी दे सकते हैं, ठीक है। राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत आप कहीं से भी तो ले सकते हैं, और वो DC को आप एप्लीकेशन प्रोवाइड करें। रिट जुरिडिक्शन तो हर उस एक्ट के खिलाफ आप कर सकते हैं जो किसी को करना चाहिए वो नहीं खुद को काम करना, तो रिट में आप जा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या रिट जुरिडिक्शन तो आपकी वहाँ पे आ जाएगी, हाई कोर्ट यहाँ पड़े हैं उसके जो DC को आप सिंपल एप्लीकेशन कि ये मुझे प्रोवाइड नहीं करना, पब्लिक डॉक्यूमेंट आप ले सकते हैं, वो कोई भी ले सकता है, ये नहीं कंप्लीट क्या ले सकते हैं। और फैमिली कोड जो है, फैमिली कोड आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत बार ये होता है ना, आप समझते हैं कि इसकी ज़मीन है और वो ADLR आपको नहीं दे रहा, रिकॉर्ड नहीं दे रहा, आप फैमिली कोड में एप्लीकेशन मूव करें तो वहाँ से रिकॉर्ड समझ करें।
फैमिली कोर्ट कोई भी रिकॉर्ड मंगवा सकते हैं। अच्छा, फैमिली कोर्ट में एक बंदा आता है, वो उस्मान जी करता है, बीबी लिख देती है जी के बाद अदालत जनाब ये वो उस्मान जी की फिरिस्त बनाई, ऐसे बनाते हैं ना, पहले लिखते हैं बाद अदालत जनाब सीनियर सिविल जज, उसको तो हम दूसरी कोर्ट में, तो वो सूट फाइल कर दीजिए। तो क्या वो लिस्ट एट द टाइम आप इंस्टीट्यूशनल सूट बना सकती है? आप उससे सवाल पूछते हैं कि बीबी ये लिस्ट कब बनी, वो कहती है एक शादी के वक्त बनी, वहाँ पे लिखा हुआ है बाद अदालत जनाब से, फिर उसकी क्या स्टेटस, उसकी क्या हुक्म है? 2014 MLD पेज 1 है। इस जजमेंट में उन्होंने कहा कि एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी लिस्ट बनाई जा सकती है, उसमें कोई मसला नहीं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि फिर आप लिखेंगे, आप एविडेंस में भी ये कहेंगे कि लिस्ट मैंने मुवक्किल दायरी दावा बनाई थी अपनी याददाश्त की बुनियाद पर। तो अगर वो ये कह दे कि उसी वक्त लिस्ट बनी थी और वही मैंने साथ लगाई है, तो वो फिर लिस्ट जो है वो डिस्कार्ड हो गई। ठीक है, और कोई सवाल है? जब वो पहले किसने फैसला किया, तो यूनियन काउंसिल वाले फैसले को ग्रहण किए। देखिए, जब अब कंसीलमेंट किसने की है, अगर तो यूनियन काउंसिल के फैसले से पहले ही सिविल कोर्ट फैमिली कोर्ट में आ गए थे, फैसला होने से पहले, तो फिर तो यूनियन काउंसिल की प्रोसीडिंग नहीं जा सकती। लेकिन इसमें एक सेक्शन है, आप फैमिली कोर्ट एक्ट में है या गलबन इसमें ही है, फैमिली कोर्ट एक्ट में एक सेक्शन है 22-23 के करीब, वो कहता है कि कोई भी कोर्ट जो है वो आर्बिट इसकी प्रोसीडिंग को नहीं रोक सकती। ये देखें, बार ऑन द इशू ऑफ इंजंक्शन बाय फैमिली कोर्ट, कि फैमिली कोर्ट शैल नॉट हैव द पावर टू इशू इंजंक्शन, इसके अंदर एक सेक्शन था, वैलिडिटी ऑफ मैरिजेस रजिस्टर्ड अंडर द मुस्लिम फैमिली लॉ गाइडलाइंस नॉट टू बी क्वेश्चन बाय फैमिली कोर्ट, तो फैमिली कोर्ट उसे नहीं क्वेश्चन करना। लेकिन ये है कि अगर देखें जजमेंट है 2000 CLC पेज मुझे याद नहीं, उसमें ये था कि एक मैटर चल रहा था रेवन्यू कोर्ट में, एक चल रहा था सिविल कोर्ट में, तो रेवन्यू ने कुछ फैसला कर दिया, सिविल कोर्ट ने कुछ फैसला कर दिया, मैटर जब हाई कोर्ट गया तो हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, जब सिविल कोर्ट ने जुडिक्शन रिव्यू कर दी हो तो फिर जो है वो रेवन्यू वाले फैसला नहीं करते। सेम प्रिंसिपल आप अप्लाई करें यहाँ पे, अगर तो आर्बिट्रेशन काउंसिल में प्रोसीडिंग पेंडिंग थी और मीनवाइल फैमिली कोर्ट ने भी जुडिक्शन ले ली, फैसला होने से पहले ले रही थी, तो वो फिर फैमिली कोर्ट चलेगी, फैमिली कोर्ट का डिसीजन जो है उसको प्रायोरिटी होगी। हाँ, वहाँ पे फैसला हो गया था, आर्बिट्रेशन ने फैसला कर दिया था, तो फिर वो फैसला जो है उसको प्रायोरिटी होगी, वो जो फैमिली कोर्ट वो आपको यूज़ करें वहाँ पर, क्योंकि उसके पास रेमेडी थी, रिवीजन की। आप ऊपर जाए ना, ऊपर जाए, आप भी तो गलती कर सकते हैं, वो बेशुमार गलतियाँ हो जाती हैं कभी अंडरस्टैंडिंग की। वो मेरा व्यू ये है, हर बंदे का अपना व्यू होता है, मेरा व्यू ये है, मैंने आपको केसला भी बता दिया, क्योंकि ये मेरे सब्जेक्ट में नहीं था, तो मैंने मुझे अपनी मेमोरी की अब ऑब्वियसली आप हाई कोर्ट उस पर कोई ना कोई डिसीजन लिए।
अच्छा चलें, कोई और सवाल है मतलब गार्डियन टाइम है? जी सर 5 बजे तक 5 बजे तक। अच्छा जी, गार्डियन एंड वॉर्ड है जी, कोई बताएगा कि गार्डियन पिटिशन के लिए क्या चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है? आप मैडम आपने नहीं बोलना, आपके अलावा जी बताएं। आपने, आपके पास एक क्लाइंट आ गया है, वो कहता है कि मुझे बच्चे की कस्टडी चाहिए, आपने पिटिशन ड्राफ्ट करनी है, तो कौन कौन सी चीज़ों को आप मद्देनजर रखेंगे? सर सबसे पहले कहती है आपकी चार ये किस सेक्शन में लिखी है? सर सबसे याद है मैडम ये जब मुझे जो पेपर आप देने जा रहे हैं ना, ये एक्चुअली यही टेस्ट है, बड़ी चीज़ें हम प्रैक्टिस में कर रहे होते हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं अगर आज बतौर जज आपके सामने खड़ा हूँ ना, तो उसकी वजह मीमो आ गई है। मेरा ये तीसरा या चौथा दिन था जब मैं जूनियर मैंने कॉलेज स्टार्ट की, तो एक डिफेंडर की जो है वो प्रोसेस उसको सर्व हो गया, तो मुझे उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि हम नहीं आज आ सकते, आप अदालत को कहें अगली तारीख पे आए। मैं भी मुंह उठा के चला गया, तो जैसा अकेले बैठे थे साथ ही डर भी अकेले ही बैठा, मैंने फाइल निकलवाई तो मैंने कहा सारी इसमें ना डिफेंडेंट नहीं आ सकता, तो अभी तारीख आ गई। और जैसा कहते हैं मीमो हाजिरी दे देना, मैंने कहा वो क्या होती है? वो कहते कैसे वकील हैं आप, आपको मीमो हाजिरी करेंगे? मैंने कहा सर मीमो हाजिरी का तो नहीं पता, लेकिन एक बात तो पता चल गया। कहते हैं वो क्या? मैंने कहा आइंदा सच नहीं बोल। मैंने कहा मैं किसी मुंशी से लिखवा ला था, सीनियर से लिखवा ला। उन्होंने कागज़ दिया रीडर को कि इनको मीमो हाजिरी, 2 लाइन की मीमो हाजिरी लिखवाई, मैंने इंसल्ट फील की। मेरे सीनियर ने महमूद भट्टी साहब, मैंने ऑफिस में आके उनको कहा कि मेरी बड़ी क्लीन रही है बेइज्जती में। उन्होंने CPC निकाली और मुझे वो रेलिवेंट प्रोविजन पढ़ाई, इसके अंदर मौजूद है। उस वजह से उन्होंने 2006 में अगस्त के महीने में हम सारे जूनियर को, बल्कि काफ़ी लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए, लेक्चर दिए हर सब्जेक्ट के। वो लेक्चर आज भी मेरे पास मौजूद है, और उन्हीं की वजह से समझ लें कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। इससे कोई ना कोई वजह बनती है, कोई ना कोई वजह बन लेते। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी बेइज्जती हुई मीमो आ जाएगी, तो गलती करके दोबारा रिपीट करना गलत है। गलती करें, उससे सीखें। अब एफिडेविट आप फैमिली प्रोसीडिंग में जाके कोर्ट में देते हैं, कोर्ट आपको कहती है एफिडेविट के लिख के ले आएंगे, जो उसकी एविडेंस नहीं, एविडेंस नहीं, तो आप कौन सा एफिडेविट देते हैं? आप स्टैम्प पेपर के ऊपर लिख के ले जाते हैं, तो क्या ये दुरुस्त है? जो बयान हल्की कोर्ट में सबमिट किया जाता है, फैमिली कोर्ट में इसलिए आप देते हैं, और आप वो 20 रुपये 25 रुपये या 50 रुपये का स्टैम्प पेपर निकलवाते हैं, उसके ऊपर लिखते हैं, उसको तो एविडेंस आप देते हैं, वो जाके सबमिट करते हैं, वो एग्जिबिट हो जाता है। तो क्या ज़रूरी है कि वो स्टैम्प पेपर भी लिया जाए? नहीं सर। क्यों? सर कोर्ट फीस का मतलब वो जो है ना स्टैम्प पेपर की जो प्रोसेस की गई है, अगर आप वो कोर्ट फीस एक सिंपल डॉक्यूमेंट पे वाइट पेपर पे भी यदि आपका कहना यह है कि टिकटें लगा दें तो फिर काम। निकाले जो लेकिन मैं कहता हूँ ना टिकटें लगाने की ज़रूरत है और ना ही स्टैम्प पेपर देने की। नहीं अगर जज साहब बजाय कि डॉक्यूमेंट आप पूछ सकते हैं कि जिधर जिधर मैं काम करके हूँ मैंने सिंपल पेज की है, और लॉ भी यही है। आप स्टैम्प एक्ट खोलेंगे ना, वहाँ पे जो उसका पीछे बना हुआ है, वो उसका शेड्यूल बना हुआ है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि वो एफिडेविट जो कोर्ट पे सबमिट होगा, चाहे वो क्रिमिनल कोर्ट हो, चाहे वो सिविल कोर्ट हो, चाहे वो फैमिली कोर्ट, स्टैम्प ड्यूटी और कोर्ट फीस से एग्जाम्प्ट है। इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है? इस पर एक ही जजमेंट है, वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। PRD 1995 लाहौर, पेज 98 कि एफिडेविट की कंस्ट्रक्शन क्या होगी। अब एफिडेविट लिखते हैं ना, वहाँ पे लिखना है कि ये ज़िम्मेदार मेरे ज़ाती इल्म से और ये मेरे यकीन से दुरुस्त हैं। ये PRD 1995 लाहौर, पेज 98 है। किसानुल्लाह चौधरी साहब की जजमेंट है।
और इस पॉइंट पे शायद एक ही जजमेंट आपको मिले, इसके अलावा कोई नहीं। तो बयान में क्यों होना कैसा चाहिए, उसके जो है जिम्नात आपने नीचे जो देना ना वो आपकी वेरिफिकेशन जो है, ये जिम्नात मेरे ज़ाती इल्म से, ये मेरे यकीन से सही, बेहतरीन क्लास से सही। अब यहाँ पे तो हमारी बार में तो आप देखें ना प्लीडिंग्स हम वेरीफाइड ऑन नोट करवाते हैं, लेकिन दूसरी जगहों पे ये फॉर्मेलिटी ऑब्जर्व नहीं की जाती। आर्टिकल 6 रूल 14 ये कहता है कि प्लीडिंग जो है वो वेरीफाइड ऑन नोट होनी चाहिए, नोट कमिश्नर से अटैच होनी चाहिए, वो भी नहीं करवाई जाती। तो ये जो दो चार चीज़ें। अच्छा, ये डी जोरे और डिफेक्टो गार्डियन, इसमें क्या फ़र्क है जी? लीगल और अनलीगल जी लीगल और अनलीगल इलीगल तो हो नहीं सकता था। नहीं, उसमें डिफेक्टो में ये होता है ना कि डिफेक्टो ये वो शख्स है जो खुद अपने आप को प्लेस करता है, खुद ही अपने आप को उसका इंचार्ज प्लेस कर लेता है, उसको मुकर्रर नहीं किया गया, ना वो नेचुरल होता है, ना वो कोर्ट ने मुकर्रर किया होता है, ना थ्रू इंस्ट्रूमेंट होता है। और जो डिजोरे होता है वो उसमें 3 कैटेगरीज आती हैं, नेचुरल, थ्रू इंस्ट्रूमेंट और बाई कोर्ट। नेचुरल गार्डियन कौन है? फादर एंड मदर। फादर है, फादर के बाद फिर mother है। अच्छा, जो गार्डियन मुकर्रर करने के लिए जो बेसिक सेक्शन है वो 7 है। सेक्शन 7 कहता है कि गार्डियन मुकर्रर करने के लिए रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं। वो जो मैंने आपसे वेलफेयर ऑफ माइनर वाला पूछा था ना, वो सेक्शन 17 है। और वहाँ पे एक बड़ी अहम चीज़ है, वो है विशेज ऑफ माइनर्स। बस करें बच्चा जो है मेल है या फीमेल है, वो 8 या 9 साल की है, तो क्या ऐसे नहीं हो सकता कि कोर्ट उसको बुलवा के पूछ ले कि आप किसके साथ जाना चाहते हैं? उसका माइंड तो नहीं तो वाश कर दिया थी। नहीं, वो कोर्ट ने ऑब्जर्व कर वो लिया। कोर्ट का मोड है अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए वही सेक्शन 17 के अंदर लिखा हुआ है, विशेज ऑफ माइनर जो है उनको प्रायोरिटी दे। हाँ, वो कहता है कि इफ द माइनर इज एट द एज, तो इस एज में है कि वो अंडरस्टैंड करते हैं। हाँ, वो अलग चीज़ है, वो इस तरह है कि वो समझ के अंडरस्टैंड करते हैं। विशेज ऑफ माइनर जो है वो उसको, इस पर मैं आपको जजमेंट दिखवा देता हूँ। मेरे पास 2010 YLR 599, 2010 YLR 599, ये जजमेंट ये कहते हैं कि विशेज ऑफ माइनर जो है उनको मद्देनजर रखना चाहिए। 599। अच्छा, जुरिडिक्शन पे तो मैंने आपको बता दिया, YLR में मिक्स ही होती है। अब ये मुझे नहीं पता है, लाहौर की ऑब्वियसली लाहौर की होती है। अच्छा, जो फादर है वो सेकंड मैरिज कर लेता है, तो क्या उसको कस्टडी दी जा सकती है? कैसे, किन हालात में? देखें, वेलफेयर ऑफ माइनर जो है वो तो प्राइम कंसिडरेशन है, कोर्ट की पेरेंटल जुरिडिक्शन है, और गार्डियन मैटर भी अब फैमिली कोर्ट ही डील करती है, वो शेड्यूल के तहत। सेक्शन 9 जो गार्डियन इंवॉल्व है उसमें अब जुरिडिक्शन ही अज्यूम की जाती है, वो जो रूल 6B है उसके तहत जुरिडिक्शन अज्यूम की जाती है। और जो गार्डियन ऑफ पर्सन एंड प्रॉपर्टी, गार्डियन ऑफ पर्सन के केसेस जो है वो कोई किसी वजह किसी भी कैटेगरी का सुन सकता है, लेकिन गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी के कौन सुन सकता है? नहीं, वो मैंने सवाल किया, कौन सी कोर्ट को अख्तियार है इस्तेमाल? जी, जो अगर वो हेडक्वार्टर है तो सीनियर सिविल जज, अगर तहसील है तो सिविल जज फर्स्ट क्लास। गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी, गार्डियन ऑफ पर्सन भी नहीं है। और इसके अलावा जो आप बात कर रही हैं वो ये है कि अगर प्रॉपर्टी मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है तो किसी एक में आप कर सकते हैं।
अगर जिला सियालकोट में प्रॉपर्टी नहीं है लेकिन दोनों इधर रह रहे हैं, इधर भी हो सकती है प्रॉपर्टी, चाहे दूसरी जगह पर, क्योंकि आपने रूल 6B के तहत रिजेक्शन करी। इसके अलावा इस पे ना एक केस लाया 2014 CMR 343, ये केस ला जरूर पढ़िएगा, मैं लेके आया था मेडिकल कोर्स। ये केस सर अगर डिस्ट्रिक्ट में है तो सच है, जी अगर डिस्ट्रिक्ट में तो सीनियर सिविल है, सीनियर सिविल और अगर तहसील में तो फर्स्ट क्लास। सिविल जज फर्स्ट क्लास। ये केस लाया 2014 CMR 343, ये जरूर पढ़िएगा। इसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मदर जो है वो कस्टडी का राइट लूज कर रहे हैं, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से फादर लूज कर रहे हैं। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला है, इसको जरूर देखिए। अगर फादर क्रिमिनल है ये भी एक फैक्टर है, अगर वो मेंटेनेंस पे नहीं करता ये भी एक फैक्टर है। ये मैं आपको दे देता हूँ, ये आपको खुद कॉपी करवा के। अगर फादर मेंटेनेंस पे नहीं करता तो तब भी वो कस्टडी का राइट जो है यूज कर रहे हैं। इसके अलावा मोहम्मद जो आपका आर्टिकल 353 है, 354 और 355 वो आपने जरूर पढ़ना है। उसके अंदर उन्होंने प्रेफरेंशियल राइट दिया होगा कि बाप के बाद किसका राइट है, मदर के बाद किसका राइट है। ठीक है, वो अगर आप ये मोहम्मद का ना आर्टिकल 353 और 354 पढ़ लेंगे कि या मैं पढ़ पढ़ा हुआ। अच्छा, इसके अलावा गार्डियन में वो उसकी ड्यूटीज़ है, वो आगे सेक्शन है आपका 45 है, उसके बाद 29 है, 28 है। कोई और कोई सवाल आपने पूछना है पूछ गार्डियन के हवाले से। सर ये जो 491 जो कम्युनिटी आती है कस्टडी के लिए, तो बाद वो कहते हैं नीचे साइड पर जाओ आप तो मांगते हो, उसमें जो बच्चे अगर टेंडर एज में हो तो वो जो है वो यहाँ से सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट ऑब्वियसली अगर थोड़ा इंजरी हो तो फिर भी वो माँ को ही ज़्यादा सकते हैं, चाहे के अंदर भी बच्चे की बीच पर बाद में बच्चे रो रहे होते हैं। आप जो गार्डियन एंड गार्ड एक्ट में जो एक अमेंडमेंट आई है 2015, उसके तहत उन्होंने कहा कि अगर बच्चे मेल चाइल्ड इफ दी अंडर दी एज ऑफ 7 years तो उसकी कस्टडी मदर के पास है, और फीमेल चाइल्ड है तो वो एज ऑफ मेजॉरिटी तक जो है, एज ऑफ प्यूबर्टी तक वो उसकी कस्टडी माँ के पास है। उस फैक्टर्स को मद्देनजर आके वो 491 में दे देते हैं, लेकिन साथ कह देते कि फादर जाके क्लेम कर ले गार्डियन कोर्ट में, कि वो ऐसे ऑब्वियसली उसने बताना है कि सर्कमस्टांसेस बताने हैं। एक क्वेश्चन है, अगर वाइफ डाइवोर्स के बाद दूसरी शादी कर लेती है तो बेटे की एज 11 साल हो, वो तो बिल्कुल वर्दी को नहीं आती थी, तो फादर इन सच केस क्लेम कर सकता है उसकी गार्डियन। अगर मदर शादी कर लेती है और स्ट्रेंजर से करती है तो फिर उसका जो राइट है वो जो है वो ये भी एक फैक्टर इस जजमेंट में कि लेकिन इसके साथ साथ आपने उसको मिलाना है वेलफेयर ऑफ, ठीक है। ये सारी ग्राउंड्स अपनी जगह, वेलफेयर ऑफ माइनर पैरामाउंट योर कंसिडरेशन, ये मेरी जजमेंट है, ये मैं आपको दे देता हूँ। ये मैंने सारी ये एप्लीकेशन ऑफ लॉ भी लिखा हुआ है, उसके अंदर वो सारा ये केस लॉ लिखा हुआ है, ये आप चेक कर लीजिए। ये सबको एक कॉपी दे दीजिए। बस सवाल कोई हो रहा है जी। बारे में गाड़ी केस किया हुआ है सियालकोट, जो माइनर की मदर है वो कस्टडी है, उसमें मेंटेनेंस और डावर का केस सियालकोट में, तीनों केसेस में आज तक उसमें यूरिस्डिक्शन की कोई बात नहीं, और जो गार्डियन केस है वो मेरे वो फाइनल आर्गूमेंट
क्या सर इसकी देखिए जो jurisdiction का case देखिए है, अभी तो फाइनल स्टेज पे चला गया है, अब तो कंक्लूड हो गया, जी। आपको फर्स्ट स्टेज पे ऑब्जेक्शन भेज कर जैसे मैं फादर की तरफ से नहीं, अब आप कहते हैं कि उसने ऑब्जेक्शन दे दी, दूसरे objection पे तो लेकिन वो इस स्टेज पे नहीं कंसिडर हो, अब तो फाइनल हो गया, एविडेंस हो गया। इसमें नहीं कंसीडर अगर पहले करने को देखा लेकिन उसने खुद भी तो इधर दावा दायर किया, जी सर तो उसने आखिरी शो करके किया हो, जी तो फिर वो नहीं ऑब्जेक्शन दिया। लेकिन सर अब आज टाइम वो आपका जो एड्रेस है ना उसमें अगर लिख दिया, लेकिन कभी ऐसा मैसेज भेज नहीं सकता कि मैं मेरी डिस्क्रिप्शन वो कर दिया जो क्लेम लेके आया वो तो नहीं जुडिशन का ऑब्जेक्शन कर, वो तो ऑब्वियसली एडवर्स साइड नहीं कर रहा। जी अब मैं फंस के कसूर में जाके केस कर लेता तो मैं ही कहूँ कि कोर्ट को जुडिशन नहीं, तो ये अजीब बात है ना, दूसरा साइड आके कहे कि ठीक है जी कोर्ट को दे नहीं सकते, मैं तो लेके गया हूँ क्लेम, इसलिए उसका नहीं बनते जी। यजमान साहब मैं तो सर वैसे सुनने के लिए आपको आगे आ जाओ। सर मेरा क्वेश्चन इधर ही रह गया क्योंकि वो नेशनलिटी अगर चेंज करवाना चाहते हैं तो क्या, नेशनलिटी क्यों चेंज करवाएंगे? क्योंकि वो उधर लंदन में प्रेजेंट करना चाहते हैं ड्यूल नेशनलिटी जो है वो तो अवेलेबल है ना आपके पास, जो आपका नेशनलिटी वाला 1952 का एक्ट है, कुछ कंट्रीज हैं जिस जहाँ पे आप ड्यूल नेशनलिटी रख सकते हैं, पाकिस्तान की भी रख सकते हैं, उनकी भी रख सकते हैं। कुछ कंट्रीज हैं जिनके लिए आपको पाकिस्तान की छोड़नी पड़ती है, ठीक है, लंदन तो डुअल नेशनलिटी है। हाँ ड्यूल नेशनलिटी उसका मुझे नहीं समझ लगी आपके सवाल। हाँ ये है कि आप ये कह सकते हैं कि वो कहते हैं कि यहाँ पे प्रोसीडिंग नहीं चल सकती, वो मैंने आपको केस ला बता दिया, अगर वहाँ पे शादी है वहाँ पे रह रहे हैं तो फिर एम्बेसी सुनेंगी वहाँ नहीं पे। वो लड़की यहाँ पे है, उसने तलाक वहाँ से भेजी, यहाँ पे इफेक्ट होगी, मैंने सर्टिफिकेट उसको भेज दिया। तो फिर क्या इशू है? तो वो कहते हैं जी नेशनैलिटी पाकिस्तान लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हर जगह पे हमारी नेशनैलिटी लंदन लिखा हुआ है। तो वो तो नेशनलिटी ऑब्वियसली उनकी जो है, जब हमने इशू करना है जी जी तो हमने तो उसको अपनी खुशी के साथ, वो वहाँ पे अपनी वो कर रहे हैं, एम्बेसी में कर रहे हैं, वो ऐसा कोई इशू नहीं। वो जब जो सर्टिफिकेट हमने इशू करना है उसके ऊपर तो नहीं हमने लिख के नहीं, यूके की नेशनलिटी वाला सर्टिफिकेट तो यूके ही जारी करेगा, हम खुद ही कर सकते। और कोई सवाल नहीं भाई, किसी का कुछ सवाल कोई किश्त की रह गई है तो बताएं। अरे एक ना प्रश्न है कि ऐसा डिक्लेरेशन के रिगार्डिंग बर्थ की रजिस्ट्रेशन जी बच्चों की बर्थ के एंट्री नहीं हुई नहीं पहुंची है, उसके लिए हम डिक्लेरेशन देते हैं कोई भी यार वो तो 15 मिनट का है। सर उसमें ना अगर वो जो है ना एविडेंस पेज पे आगे तो ये ऑब्जेक्शन जो ना वो रेज कर दिया है जुडिशन आर्टिकल है 96 लिमिटेशन एक्ट, जैसे हम नाजरा के केसेस में करते हैं कि मेरा नाम गलत हो गया, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया, 96 कहता है कि रॉन्ग एंट्री को चैलेंज करने के लिए, ख़त्म करवाने के लिए लिमिटेशन 3 साल फ्रॉम द डेट ऑफ नॉलेज। अब मसला ये है कि क्या सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट जो है वो सूट पे लगता है? आपको CPC पढ़ाई है किसने? मुदस्सिर साहब ने। अच्छा बताएं जी, सूट पे सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट लगता है? फर्ज करें आपने काम करना था, दावा दायर करना था 6 साल में, आप कह रहे हैं 10 साल बाद, तो क्या वो विदन लिमिटेशन है? 6 साल के बाद है ना, तो फिर क्या करेंगे आप? कंडोनेशन आप डिले हो जाती है। तो सेक्शन 5 की दरख्वास्त लगेगी साथ में, जो इनके साथ ये भी कह रहे हैं वो भी कह रहे हैं। लेकिन सर वो जब नॉलेज में तब आए तो तभी करेंगे। सर अगर आप फैक्ट्स में लिख देते मेरा हैं सवाल ये है कि सूट जो है वो बियॉन्ड लिमिटेशन 5 की है, लिमिटेशन को लोन करनी है, क्या सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट की दरख्वास्त साथ लगेगी या सेक्शन 5 लगेगा कि नहीं? सर अगर तो आपने फैक्ट्स में सर्कमस्टांस लिखे हैं जिसकी वजह से भाई मेरा सवाल ही नहीं समझ रहे आप। लगेगा मैं कह रहा हूँ कि सेक्शन 5 अप्लाई करता है या नहीं करता? मेरा तो ख्याल ये है कि सूट्स पे नहीं अप्लाई करता, वो तो सूट्स पे कौन सी चीज़ अप्लाई करती है? कोई बताए आपने, जो बताएगा मैं उनको मान लूँ। जो है ना वो ये चीज मेंशन चलें जी करते बताएं, हैं, इसका तो only पूछ ये लीजिएगा बताएं जी आप कितने उसमें लोग? हम ये चीज मेंशन करते हैं कि इसका
उसका नॉलेज ही रिलेटिव है वो ठीक है, लेकिन बताए ना वो सर समटाइम हम सब्जा कापियाँ जो होती हैं उसको फ्रेंडली अप्लाई करते हैं अगर मैं बता दूँ आपको तो कोई अगर आपके पास है ना सर मैं भी आपने से ही यार सब आदर्श चैनल पढ़ा है किसी ने? CPC है किसी के पास? नेट से खोलेंगे, आदर्श चैनल खोलेंगे, आदर्श चैनल रूल 6 ओपन करेंगे। ओपन कर लिए ऑर्डर 7 रूल 6 ऑफ CPC। हो गया, आप आगे आएंगे अगर इस तरफ जरा काटना पड़ेगा। Where the suit is instituted after the expiration of the period prescribed by law of the limitation, the plaintiff shall show the ground upon which exemption from such law is claimed. ये क्या कह रही है? ये प्रोविजन ये कह रही है कि अगर आपका जो सूट है, where the suit is instituted after the expiration of the period prescribed by the law of limitation, के लिमिटेशन के कानून में जो लिमिटेशन दी गई है, जो वक्त दिया गया, उसके बाद दावा दायर किया है, the plaintiff shall show the ground upon which exemption from such law is claimed. मैंने भी एक अलग टेक्स्ट लिख दिया आपने बात सही की थी, मैं ये नहीं आपसे खिलाफ नहीं कर रहा, लेकिन सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट नहीं लगता था। आपने करना क्या है, आप ये बात में याद रखें, प्रैक्टिस ये प्रैक्टिकल बात। जब आप दावा लिखते हैं ना, उसके अंदर आप लिखेंगे कि मैं फर्ज करें एक इंतकाल हो गया, मैंने उसको चैलेंज कर दिया, आप लिखेंगे कि मैं फलां दिन पटवारी के पास गया, पटवारी को मैंने कहा इसकी मुझे नकल दे दें, तो पटवारी ने कहा कि तुम्हारा तो नाम ही नहीं है, तो इंतकाल हो गया, तो तब मुझे पता चला ये ग्राउंड्स ऑफ एग्जेम्पशन 7(6) के तहत आप ऐड करें। सेक्शन 5 नहीं लगता सोर्स के ऊपर, ऑर्डर 7 रूल 6 लगता है। ठीक है, ये याद रखना है कि ये जो भी पेपर स्टाइल है ना, उसमें ये सवाल है, आप वो प्रॉपोजिशन पूछ सकता है, जब आप रिटर्न क्लियर करके इंटरव्यू में जाएंगे तब भी पूछते हैं। तो सेक्शन 5 लगता है सोर्स में, क्या लगता है? याद रखना। इसके अलावा कोई और बात, आपने लिस्ट ऑफ विटनेसेस नहीं दी, इशू क्लेम होने के बाद 7 दिन में देंगे, आपने दे दिया, अब आप क्या करेंगे? सिविल कौन कौन करना है? सिविल की बात सारे चले 249A की ग्राउंड का 249A की ग्राउंड पढ़ना नहीं है, ऐसे बनाया वो तो ऑर्डर किया। ग्राउंड क्या लेंगे, मैंने आपको प्रीवियस फिर की ग्राउंड बताई, आप बताएं ना 249A। 249A में 2 ग्राउंड है, कौन कौन सी है? देखो अमूल कंट्री में या कोई और बता देगा, आप बताइए। एक बेसलेस है और दूसरी वही जो आपने बताई, तो कन्विक्शन के चांसेस नहीं है। अच्छा, एक बंदा प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर देगा, उसकी प्राइवेट कंप्लेंट एडमिट हो जाती है, अक्यूज समन हो जाता है, अब वो बंदा कोर्ट में नहीं आता, क्या होगा?
मैं कह रहा हूँ कंप्लेनेंट एब्सेंट हो जाए, कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट उसको समझ लेगी, कंप्लेनेंट को समझ लेगी। जी सर, क्या आपका टाइम नहीं करें? डिफॉल्ट हो जाएगा ना तो डिसमिसल यही सवाल है मेरा, लेकिन डिसमिसल डिफॉल्ट किन किन केसेस में होगा, ये क्वेश्चन है। 248 पढ़ना है आपको। 248 वो कहता है कि अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो तब वो डिसमिसल डिफॉल्ट होगा। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, फिर नहीं होगा। हाँ, दूसरी सूरत यह है कि अगर वो पब्लिक एम्प्लॉई था और कोर्ट ने उसकी हाजिरी माफ कर दी कंप्लेनेंट, तब भी नहीं होगा। ये चीज़ें हैं तो जब जिन्होंने आपके पेपर देने हैं, इंटरव्यू देना है, वो मुझे ये पूछना है। तो तैयारी जो है इस लेवल पे करें। और कोई सवाल सब्जेक्ट के हवाले से मुकम्मल हो गया ना? कोई ऐसा कोई इशू? लेक्चर का मजा आया कि नहीं? मसला है नहीं सर, एक तो क्या एक पोइट्री का लेक्चर आपने रखा है, वो ला मैं वैसे सीखता हूँ, मैंने सिविल की प्रैक्टिस की है तो मेरे साथी भी जानते हैं, लेकिन ये मैं चूँकि काम अप करने से मुझे आ गया तो मैं वो जिम्मे को चीज़ें बता रहा हूँ जो ज़रूरी है। नॉर्मली ये होता है, आपने 249A की एप्लीकेशन प्लीट भी की होगी, आपने दी होगी, लेकिन प्रैक्टिस में हम चीज़ें देखते नहीं हैं। मैंने आपको मीमो हाजिरी का बताया, प्रैक्टिस में हम 2 लाइनें लिखते हैं लेकिन रेलिवेंट प्रोविजन अवेलेबल है। मैंने एफिडेविट आपको बताया, एफिडेविट की प्रोविजन अवेलेबल है। मीमो हाजिरी की या CPC में आप बोले ना 3 अपीयरेंस वाला, अपीयरेंस ऑफ पार्टीज, उसके अंदर है जो रूल है वो आप उसको पढ़ेंगे ना, 2-4 उसके रूल है, वो सब रूल बन है या ठीक है। इसके अलावा कोई और पूछना तो मैं हाजिर हूँ आपसे। प्रैक्टिस से रिलेटेड देखिए, मैंने आपको लिस्ट ऑफ विटनेसेस का पूछा है। PID 2013 सुप्रीम कोर्ट 255 मियां साफर साहब की जजमेंट आई। PID 2013 सुप्रीम कोर्ट 255। इस केस लॉ में उन्होंने कह दिया कि जो विटनेस आपने खुद लेके आना है वो भी आप लिस्ट में मेंशन करें। पहले ये था कि 2012 बाइला मौलवी मारुल्ला साहब की जजमेंट का पेज मुझे याद है, 2012 उन्होंने बड़ा खूबसूरत डिस्टिंक्शन किया है कि कॉल और प्रोड्यूस। उन्होंने कहा कि जो उसने थ्रू प्रोसेस ऑफ कोर्ट बुलाना है, बस उसने पटवारी बुलवाना है, उसने तहसीलदार बुलवाना है, उसने लोकल कमीशन बुलवाना है, तो फिर वो लिस्ट देगा। अगर वो खुद लेके आ रहा है गवाह तो फिर जरूरी नहीं है लिस्ट में शामिल। लेकिन इस केस के बाद ना उन्होंने कह दिया कि नहीं सारे, ताकि सरप्राइज ना हो दूसरा कोई। अब इससे निकलने का क्या तरीका है? आपने 7 दिन में लिस्ट नहीं दी, फिर आप यकदम देखते हो, कहते हो यार मैं अब गवाही कैसे करूँ, क्या करेंगे आप? ऑर्डर 16 है, ऑर्डर 16 का रूल 1 सब रूल 2 कहता है कि प्लॉजिबल रीज़न कि आपने अगर 7 डेज में नहीं दी एप्लीकेशन, वो लिस्ट ऑफ विटनेसेस, तो फिर आप जो एप्लीकेशन देंगे उसके अंदर आप वजह लिखेंगे, और वो वजह जो है वो प्लॉजिबल होनी चाहिए। मतलब कई लोग ना लिख देते हैं 7 है, 7 तो कोई ग्राउंड नहीं है, 7 दैट इज मिस्टेक तो नहीं है ग्राउंड। आप ये कह सकते हैं जी वो मैंने लिखी थी, मुंशी को दी थी, मुंशी ने लिफाफे में डाला, मैं एलमत को दे गया था, एलमत ने साथ में वकील साहब बीमार हो गए थे, वो वापस नहीं आ रहे थे, या क्लाइंट बीमार हो गया, ये लॉजिकल है। और जो आपकी कॉमन सेंस जो एक्सेप्ट करेंगे, जब आपने कोई रीज़न लिखी होगी तो पहले आप ये देखें कि ये वजह अगर मुझे कोई बता रहा होगा तो क्या मैं मानूंगा। तो जब जवाब आएगा नहीं तो फिर आपने रीज़न वो लिखने हैं, जब जवाब आए हाँ, ठीक है। इसके बाद एफिडेविट लगाना है आपने एप्लीकेशन। अगर आप डिफेंडेंट साइड से हैं
तो आपने अपनी रिटर्न रिप्लाई के साथ भी एफिडेविट बनाया। 2019 में जजमेंट आई थी हाई कोर्ट की, उन्होंने क्या किया कि 7 दिन में नहीं दी थी एप्लीकेशन दी, उसके साथ एफिडेविट लगा था, जवाब दरखास्त के साथ नहीं लगा। तो हाई कोर्ट ने कहा कि जवाब दरखास्त के साथ चूंकि एफिडेविट नहीं लगा, लिहाजा यही काफ़ी वजह मंजूर है। ठीक है, तो ये सिविल लिटिगेशन जो है, सिविल प्रैक्टिस है, उसमें आपको हर स्टेप पे जो है ना वो देखना पड़ता है और भाई प्रैक्टिस पे बेस करता है। मतलब आप प्रीवियस मेल की ग्राउंड्स आप रोज़ लिखते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि कहाँ पे हैं, कहाँ से ट्राई की है। आप रोज़ 249A की एप्लीकेशन लिखते हैं, सही लिखते हैं, ये नहीं मैं कह रहा, लेकिन कहाँ से आप किस प्रोविजन के तहत उसमें ग्राउंड्स कहाँ लिखी है, ये चीज़ ठीक हो गया। कोई चीज़ मेरी दुआ है कि आप में से सारे लोग आप आए जुडिशरी में, हमारे साथ कुलीग बने, और मुझे खुशी होगी जब मेरे डिस्ट्रिक्ट की नुमाइंदगी होगी। देखिए, मैं अगर सीएच जाती हूँ तो मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं जहाँ भी काम करूँगा तो वो, अगर मैं अच्छा काम करूँगा तो वो कहेंगे कि सियालकोट बार अच्छी बार है। अगर मैं गलत काम करूँगा, काम सही नहीं करूँगा, इनकॉम्पिटेंट होगा, तो फिर भी जो है वो उधर इन पे ही आएगा। ठीक है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ें यार, कम से कम पढ़ें, और जरूरी नहीं आप पास नहीं भी होंगे तो कोई मसला नहीं, आपको फ़ायदा बड़ा होगा, प्रैक्टिस में फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, बड़ा इन डिटेल और आपने लेक्चर दिया तमाम एस्पिरेंट्स को, बल्कि बड़े अपने क्वेश्चन आंसर सेशन, क्वेश्चन आंसर जो सेशन था वो बड़ा अच्छा रहा है। तो आज हमारी बाकायदा क्लासेस जो थी, ये उसका आज आखिरी लेक्चर था। मैं तमाम एस्पिरेंट्स को भी सेक्रेटरी बार आप तमाम लोगों को गुड विशेस है मेरी तरफ से कि बाकी जो एक माह रह गया ऑलमोस्ट, आपके एग्जाम के लिए भरपूर मेहनत करें, घरों में बैठ के जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करें। और जैसा कि मैंने कहा, ये रेगुलर क्लासेस वो हमने पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। लेक्चर आपके इंशाल्लाह मैं रखूँगा, लेकिन वो रेगुलर डेली क्लासेस वाला पैटर्न वहाँ से चेंज है जी। तो जो भी आप जिस टॉपिक पर लेक्चर किएंगे तो उस पर लेक्चर रख दिया करूँगा। कुछ टॉपिक होगा, सब्जेक्ट होगा, आप मुझे बता दीजिएगा, वो मैं उस पर लेक्चर रखूँगा। वो वीकली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, इंशाल्लाह लेक्चर आपको प्रोसीड होंगे अल्लाह की मदद से। ठीक है, लेकिन बाकायदा क्लासेस आज अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 माह जो हमारा ये सेशन कंप्लीट हुआ है, ये इसमें क्रेडिट गोज टू यू वाला, क्यों आपने इसमें रेगुलर आते रहे, लेक्चर चलता रहा। इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा, पैटर्न थोड़ा चेंज होगा। मैं दोबारा इंतहाई मशकूर मोहतरम मलिक कासिम मुमताज साहब का, तो जफरवाल से स्पेशली आज लेक्चर देने के लिए हमें तशरीफ लाए थे। तो एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट मैं मलिक साहब को ये बुके पेश करना चाहूँगा।